क्या है ये बैटरी वाली ऑफ इंडिया, ये टाइटल कैसे मिला आपको? एक दिन मैंने अपने डॉक्टर को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा हाँ बैटरी वाली बोलो। मैंने कहा अरे यू नो व्हेन यू बिलीव इन योर सेल्फ यू कैन जस्ट अचीव एनीथिंग बिकॉज आई एम पॉसिबल, जिसको हम कहते हैं इम्पॉसिबल बट आई एम पॉसिबल। हेलो हाय, रेडियो महारानी से मैं हूँ गीत और लेकर आ गई हूँ रेडियो वाला पॉडकास्ट। और आज रेडियो वाला पॉडकास्ट में हम बात करेंगे विमेनहुड पर, क्योंकि विमेंस डे है और ऐसी महिलाओं से आपको मिलवा रहे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ किया है। और आज मैं जिनसे आपको मिलवाने वाली हूँ बहुत ख़ास हैं ये, और बैटरी वाली ऑफ इंडिया का खिताब इनको दिया गया है। अब ये कौन है बैटरी वाली ऑफ इंडिया, इनसे मिलवाती हूँ आपको। मेरे साथ हैं डॉक्टर राशि गुप्ता। मैम बहुत बहुत स्वागत है जी। थैंक यू सो मच, आपने मुझे रेडियो महारानी पर इनवाइट किया इस पॉडकास्ट के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मैम, जैसे मैंने अभी हमारे व्यूअर्स को बताया है बैटरी वाली ऑफ इंडिया, क्या है ये बैटरी वाली ऑफ इंडिया, ये टाइटल कैसे मिला आपको, इसके बारे में ज़रूर जानना चाहूँगी। ये बड़ा ही खास क्वेश्चन है जो मुझसे हर बार पूछा जाता है। अब इसमें क्या हुआ है कि लिथियम बैटरीज इंडिया में मैं पहली बार लेके आई थी। ओके। और वो भी लार्ज स्केल पे। आई हैव द वर्ल्ड स्मार्टेस्ट लिथियम बैटरी इन इंडिया, और ये इंडिया में बनाई गई है और इंडिया से ये कई जगह जाती है, कई देश विदेशों में जाती है। और 2015 में जब मैं लिथियम बैटरीज के लिए इंडिया में काम कर रही थी, तब उस समय और कोई इस पे काम नहीं कर रहा था। आई वॉज द ओनली फीमेल एंटरप्रेनर और अ वुमन एंटरप्रेनर इन दिस स्पेस। तो इस वजह से मुझे ये खिताब दिया गया। और उसमें भी मुझे पता कैसे चला, एक दिन मैंने अपने डॉक्टर को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा हाँ बैटरी वाली बोलो। मैंने कहा अरे इसने मुझे मेरे नाम से न पुकार के बैटरी वाली क्यों कहा? तो तब पता चला कि सब लोगों ने मेरा नाम सेव ही ऐसे कर रखा है। तो मैंने सोचा कि जो ये प्रेम, रिस्पेक्ट और जो ये आदर और जो सम्मान मुझे ये पूरा कम्युनिटी दे रही है, तो मैंने उसको रिस्पेक्ट एक्सेप्ट कर लिया और फिर मैंने टाइटल ही ले लिया बैटरी वाली। क्या बात है। हाँ मैम, जैसे आपने कहा कि इस सेक्टर में पहली आप फीमेल हैं, तो इस एनर्जी सेक्टर में इनोवेशन लाने का जो सपना था, इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत ऐसे हुई कि मैं रोबोटिक सेक्टर में भी काफ़ी काम करती हूँ। तो रोबोट्स बनाने के लिए जो जद्दोजहद जितनी करनी पड़ी, चाहे फाइनेंस को लेके थी, टेक्नोलॉजी को लेके थी, या मतलब आप समझिए कि स्किल्स को लेके थी, एक्सेप्टेंस को लेके थी, क्योंकि एक स्त्री का इतने हार्डकोर टेक्निकल मेल डोमिनेटेड सेक्टर में होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो जब इन सब से मैं उभरी तो मैंने सोचा कि अब कुछ और भी करना चाहिए जिससे हम सोसाइटी को वापस कुछ दे सके। और रिन्यूएबल एनर्जीज, नवीन ऊर्जा, नवीन नूतनीकरण, जो ये सब जो चल रहा था उस समय, तो मुझे लगा इस सेक्टर में एक नई ऊर्जा के साथ काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उस समय मैं जर्मनी गई थी, वहाँ पे मुझे ये नई टेक्नोलॉजी मिली। एंड फिर मैंने सोचा कि मेरे देशवासियों का भी इससे लाभ होना चाहिए। एवरीवन ग्लोबली शुड बी बेनिफिटेड। तो ये सोच के मैंने ये शुरू कर दिया जी। और मज़े की बात एक और आपको बताती हूँ गीत जी, कि इसमें मेरी जो ये डील थी जर्मन्स के साथ, वो 2 घंटे में फाइनल हो गई। ये इतिहास में लिखा हुआ है, क्योंकि कभी कोई कंपनी इतनी जल्दी डील फाइनल नहीं करती। ओके। 9 घंटे लेट थी मीटिंग के लिए, क्योंकि ट्रेन स्ट्राइक थी और फिर और कोई रास्ता नहीं था उन तक पहुंचने का। तो जब शाम को पहुंचे तो सीईओ से मुलाकात हुई और बस काम हो गया। ओके। तो ऐसा क्या कहा था आपने कि 2 घंटे में फाइनल हो गया? मैंने उनसे सिर्फ इतना कहा जी। एक्चुअली मैं एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए गई हुई थी जर्मनी, तो उन्होंने सिखाया था जर्मन्स के साथ बिजनेस कैसे करते हैं। तो अपना जो कुछ सीखा था वो सब उसमें लगा दिया, और मैंने उनको एक डायग्राम फ्लो चार्ट बनाया और ये बताया कि मैं इस टेक्नोलॉजी को इंडिया में कहाँ और कैसे लगाऊंगी। और वो चीज़ उन्हें तुरंत समझ में आ गई और बस काम हो गया। जी। जैसे आपने कहा कि आप
अकेली ही इस पूरे सेक्टर में हैं, तो कभी कुछ ऐसे चैलेंजेस फेस करने पड़े आपको इस सेक्टर में और उनको आपने ओवरकम कैसे किया था? शुरुआत में बहुत दिक्कतें आई, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत इजी जर्नी थी। और एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ बेड ऑफ थॉर्न्स, मतलब कांटों भरा रास्ता है, चलने की हिम्मत जिगरा चाहिए, तब आप उस पर चल सकते हो। आए दिन कुछ ना कुछ समस्या आनी ही है, बस चलते रहना है। ये नहीं सोचना है कि भाई अब क्या होगा, हो जाएगा, चलते रहो, बस गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए। इसमें भी मुझे बहुत समस्याएं आई। कई लोगों ने मुझे, एक तो क्या है, मैं बहुत यंग छोटी सी कॉलेज से निकली हुई लड़की लगती हूँ, अब आ गई। तब तो खैर मैं इतना ड्रेसअप भी नहीं करती थी, जीन्स पैंट में चले गए, शर्ट में चले गए, तो कोई भरोसा ही नहीं करता था कि ये छोटी सी लड़की को भी कुछ आता होगा। मतलब टेक्नोलॉजी के मामले में कोई इतना भी जानकार हो सकता है, कर सकता है। और फिर जब बैंकर्स के पास जाओ तो वो पूछते इसके पीछे का आदमी कौन है, मतलब फेस पे तो आप औरत हो, पीछे कौन एक्चुअल काम करने वाला है। तो मैंने उनको बोला भाई आदमी भी मैं हूँ, औरत भी मैं हूँ, और काम भी मैं ही करने वाली हूँ। लोन देना है तो दो भाई, नहीं तो मत दो जी। तो मेरा बैंक अकाउंट तक नहीं खोला था, इंट्रोड्यूसर चाहिए। आई मीन वे बैक व्हेन यू लुक एट 2009 एंड 10s एंड यू नो दोज एजेस, आपको बैंक अकाउंट खोलने के लिए इंट्रोड्यूसर वगैरह लगता था, वो सब भी कुछ नहीं था। बड़ी कठिनाइयों से वहाँ तक हम पहुँच गए, बट सबका सहयोग था, सबका साथ था, और एक बहुत दृढ़ निश्चय था जी कि मुझे ये करना ही है। फिर तो साम दाम दंड भेद, कुछ भी हो जाए मेरे को करना ही है। और फिर मैं तो लड़ गई सबसे। मैंने ये नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा, भाई जी खोने को था क्या, मेरे पास जब कुछ है ही नहीं तो मैं खोऊंगी क्या। तो बस मैं लड़ गई, और फिर मैंने कहा नहीं, अब तो मुझे ये करना, ये साबित करके ही दिखाना है कि भाई मैंने ठान लिया, मैं करके दिखाऊंगी, और उस हिसाब से आई कुड जस्ट डू इट जी। तो कभी ऐसा स्ट्रेस आया था मन में, बिकॉज आप ग्लोबल लेवल के लीडर हैं, तो कभी ऐसा स्ट्रेस फील होता था? शुरू में बहुत होता था, बट देन व्हेन आई स्टार्टेड स्पेंडिंग टाइम विद मी, माई मी टाइम, जिसको मैं हमेशा कहती हूँ हर एक व्यक्ति को, चाहे औरत है, चाहे मर्द है, चाहे बच्चा है, चाहे बूढ़ा है, हर व्यक्ति को एक 10 मिनट पूरे साइलेंस में, शांति में अपने साथ बिताना चाहिए। उस समय ना फोन देखो, ना किसी से घर वालों से बात करो, ना टीवी देखो, एक 10 मिनट साइलेंस में अपनी बातें सुनो, अपने से बात करो जी। तो जब ये मैंने किया और मेडिटेशन शुरू किया तो फिर स्ट्रेस गायब हो गया। हाँ जी। और फिर तो मतलब एक्सपैंड ही करती गई मैं चीजों को जी। अब देखो आज मेरा कितना अच्छा सौभाग्य है, मैं रेडियो महारानी पे आपके साथ हूँ। सो you know, when you believe in yourself, you can just achieve anything because I am possible. जिसको हम कहते हैं impossible, but I am possible. Exactly. और इतनी पॉजिटिव बात मैम कर रही हैं, तो मैं बता ही देती हूँ हमारे व्यूअर्स को कि मैम ब्रह्म कुमारी से भी जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ से किस तरह से जुड़ी, क्या लगा कि आपको ब्रह्म कुमारी से जुड़ना चाहिए? ये क्या था, मेरा 2012-13 की बात है जी। मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी एंड बीमार होने की वजह से काम पे भी फोकस नहीं हो पाता था। तो आई वॉज प्रैक्टिकली एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ माई लाइफ, एंड एट दैट टाइम इट सो हैपेंड कि मम्मी कई जगह ले गई, काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस में ले गई, लेकिन किसी के साथ वो कनेक्ट नहीं लगा था। लगता है झूठ ढकोसला चल रहा है, कौन जाएगा, नहीं हो पा रहा था। एंड देन आई वॉज वेरी इल, उठना बैठना वॉज डिफिकल्ट, काफ़ी ट्रीटमेंट्स चल रहे थे, डॉक्टर से मिलना था, तो इट वॉज वेरी टफ। लेकिन एक सिस्टर शिवानी का सेशन हुआ था, तो उसमें मम्मी को जाना था, लेकिन पहुंच मैं गई क्योंकि मम्मी नहीं जा सकती थी और प्रॉक्सी लगाना बहुत ज़रूरी था, तो मैं चली गई। और उन्होंने मुझसे एक ही चीज़ पूछी, मतलब वहाँ चल रहा था मेरे साथ ही ऐसा क्यों। हम अक्सर यही सोचते हैं जब कुछ हो जाता है गलत या बुरा या अच्छा, तो हम पूछते हैं मेरे साथ ही क्यों। तो हम जब अच्छा होता है तब ये नहीं कहते ना मेरे साथ क्यों, बुरा होता है तब हम ज़रूर कहते हैं मेरे साथ क्यों। तो वो जो कार्मिक बैलेंस शीट का उन्होंने सेशन लिया, और बस उसी से मेरे को समझ में आ गया मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर यहाँ हैं। तो लाइफ के मेरे जितने भी क्वेश्चंस थे
वो सब वहाँ जाके सॉल्व हो गए। एंड फिर तो बस आगे ही बढ़ना था, मतलब फिर तो सातों घोड़ों के साथ हम तो शुरू थे, बस पीछे मुड़ने का सवाल ही नहीं उठता जी। इट वॉज अ वेरी एक्साइटिंग जर्नी इन डिस्कवरिंग माई ओन सेल्फ। अपने आप को ढूंढना और अपने आप को समझना, वो एक इतना एक्साइटिंग मतलब एक किक था ना वो, मतलब वो आप खुद जब तक महसूस नहीं करोगे ना तब तक आप उसको जान नहीं सकते। और वहाँ से सक्सेस की जो जर्नी शुरू हुई उस पे फिर कभी ना कॉमा ना फुल स्टॉप कभी नहीं लगना है। क्या बात है। तो आप पहले अपने अंदर जाइए, अपनी इनर स्ट्रेंथ को जगाइए, और जब हम अपनी इनर स्ट्रेंथ से कुछ जाके करते हैं ना तो सक्सेस 200% आपकी है। जी, सक्सेस की बात आपने कर ही ली है, तो आपका क्या मंत्रा है? बिकॉज जितने भी यंग जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए भी एक बहुत पॉजिटिव नोट हो जाएगा। मेरा सक्सेस मंत्र इज बीइंग कंसिस्टेंटली कंसिस्टेंट एंड बीइंग परसिस्टेंटली परसिस्टेंट। ओके, बस जी, लगे रहो मुन्ना भाई जी, बस लगे रहो। जी, कुछ भी हो जाए, परिस्थिति कितनी भी विकट हो, आपके अनुकूल हो प्रतिकूल हो कैसी भी हो, मैंने तो ये करना ही है, बस इसमें लगे रहो। जब तक आप इस पे डटे रहोगे कोई हिला नहीं सकता। हमारा इतिहास भी उसके लिए गवाह है कि अंगद का पैर कोई नहीं हिला सका। जी, तो जब आप डटे हो अपनी बात पे तो बस, इसका मतलब ये नहीं कि जिद करनी है, इसका मतलब गलत तरीके से नहीं लेना है कि मैं जिद कर रही हूँ कि कोई चीज मुझे चाहिए, मतलब ये अच्छी है तो मुझे चाहिए, जबकि मैं उसको नहीं अफोर्ड कर सकती या वो सर्कमस्टांसेस नहीं है, तो ऐसी जिद नहीं करनी। हाँ, लेकिन मुझे वो पाने के लिए क्या करना है, उस रास्ते पे चलना है। जी। तो व्हेन यू आर कंसिस्टेंट you achieve it, and when you're persistent there is no chance it will not come to you, it will 110% come। अब हमारी सोसाइटी में फीमेल्स को लेकर कुछ टैबूज बनाए गए हैं। अगर मैं ड्राइविंग की बात कर लूँ तो ये सबसे बड़ा टैबू निकल कर आता है कि जो फीमेल्स होती हैं वो अच्छी ड्राइविंग नहीं कर पाती हैं, स्कूटी को पैर से रोकती हैं ऐसे ही साइंस को लेकर भी है कि फीमेल्स जो है वो साइंस में उतनी एक्सपर्ट नहीं है जितना एक मेल होता है, या कैलकुलेशंस में इतनी एक्सपर्ट नहीं है कि अरे ये तो फीमेल है, ये कैसे, ये तो गलत कर देगी। तो क्या इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, आपने ड्राइविंग का जो एग्जाम्पल दिया, मैं एक बात कहती हूँ कि जब बचपन से एक लड़का और लड़की एक ही घर में है तो एक डायरेक्शन का जो सेंस है वो हम लड़के में ज्यादा डालते हैं, क्योंकि हम डिफॉल्टली ये सोचते हैं कि बड़े होके तो इसने गाड़ी चलानी है, लेकिन लड़कियों के लिए हम ऐसा नहीं सोचते। तो हमारी लेफ्ट और राइट का सेंस बड़ा डिफिकल्ट है। आज भी हाथ उठा के बोलना पड़ता, अरे ये वाला लेफ्ट है, हाँ लेफ्ट में जाना है। रिक्शे में बैठे या किसी में बैठे हैं गाड़ी में, अरे राइट मुड़ने के लिए राइट हाथ उठा के ऐसे छोटे से साइड में देखना पड़ता है कि राइट में जाना है जी। तो ये बचपन से हमने कल्टिवेट ही नहीं किया ना। तो जब ये बचपन से, अभी आप ड्राइविंग लाइसेंस लेने जा रहे हो तो 18 साल के हो गए हो तब ड्राइविंग लाइसेंस लेते हो, तो 18 साल की जो आपकी सोच बनी हुई है उसको आप 1 सेकंड में कैसे बदलोगे? तो ये सोच बचपन से बदलनी है। अब आपने दूसरा प्रश्न मुझसे कहा कि लड़कियां कैलकुलेशन नहीं करती, स्टेम नहीं करती। आप मुझे एक बात बताइए, जो पढ़ी लिखी औरतें नहीं हैं फिर भी वो अपने घर का पूरा बजट जो है परफेक्ट चलाती हैं। एग्जैक्टली। उन्हें तनख्वाह पता है कितनी पैसे आने वाले हैं, उन्हें ये पता है कि मेरे को इतने ही रुपयों में पूरा घर 1 महीने के लिए चलाना है। तो कहाँ कैलकुलेशन में गलत हुए? बस वो मैथमेटिक्स के बड़े फॉर्मूलाज उन्हें किसी ने सिखाए नहीं, तो हम ये कैसे कह सकते हैं उस बात से कि भाई तुम लड़कियां कम हो किसी भी हालत में। और दूसरी एक चीज जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये कि हम लड़कियां अपने आप को एज अ प्रोफेशनल नहीं देखती जी। हम अपने आप को लड़की समझती हैं। हम अपने आप को सिर्फ डॉक्टर समझो, इंजीनियर समझो, साइंटिस्ट समझो, टेलर समझो, ब्यूटिशियन समझो, या HR प्रोफेशनल समझो, या टीचर समझो, जो भी हो अपने आप को एक प्रोफेशनल लेंस से तो देखो जी। आप एक बात बताइए, जब आप स्कूल में पढ़ने गए थे तो टीचर ने कहा था कि मैं सिर्फ लड़कियों को पढ़ाऊंगी या मैं लड़कों को ही सिर्फ पढ़ाऊंगी? नहीं ना। ब्लैक बोर्ड पे, ग्रीन बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे जो भी है टीचर लिख रही थी, बच्चे अपने पढ़ के वही चीज पढ़ रहे थे जो वो टीचर बता रही थी। हाँ जी। सिखाते वक्त उसने तो भेदभाव नहीं किया, तो फिर हमने क्यों भेदभाव किया एक प्रोफेशनल में?
तो हम जब अपना भेदभाव बंद कर देंगे, अपने आप को एज अ प्रोफेशनल देखेंगे, तो ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। जी, जैसे मैंने अभी कहा भी कि आप एक ग्लोबल लेवल की लीडर हैं, तो आपको क्या लगता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इसमें जो फीमेल है उनका पार्टिसिपेशन बहुत कम है। इवन पहले तो बहुत कम था। ऐसे हमने सुना करते थे कि इंजीनियरिंग में जो टेक्निकल होता है या इलेक्ट्रिकल होता है, वहाँ पे सिर्फ एक फीमेल है, बाकी सारे मेल्स हैं। लेकिन अब फिर भी थोड़ा पार्टिसिपेशन बढ़ा है, लेकिन फिर भी उस हिसाब का नहीं पहुँचा है। तो आप इस परसेप्शन को कैसे चेंज करना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहूँगी कि इसमें बहुत बड़ा रोल हमारी मदर्स का है और हमारे पेरेंट्स का है। पेरेंट्स से भी ज़्यादा मदर्स का है। हाँ जी। क्योंकि कुछ भी होगा ना तो बच्चा पहले माँ के पास जाता है। तो अगर माँ कन्विंस्ड है कि ये बच्चा आगे जाके इंजीनियर बन सकता है या डॉक्टर बन सकता है या स्टेम के किसी भी फील्ड में काम कर सकता है, तो वो कर सकता है जी। तो इसको बदलाव लाने का जो तरीका मुझे समझ में आता है वो है कि हम माताओं को पहले समझाएं। हमारी माँ कन्विंस्ड होगी ना तो सारी फैमिली कन्विंस्ड हो जाएगी और वो बच्चा तो 110% हो करके ही दिखाएगा। हाँ जी। बिकॉज माँ का कॉन्फिडेंस ना कभी गलत नहीं होता, वो कभी गड़बड़ नहीं करता, इट इज ऑलवेज करेक्ट। सो इम्पॉर्टेंट इज टू टीच द पेरेंट्स that your girl child is safe in STEM। और आजकल की जो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी है, that technology is not primitive कि जहाँ पे आपको लेबोरियस काम करना था। विद द डिजिटाइजेशन, विद IoT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब जो अब आ गया है, तो इस सब में अब चीजें बहुत चेंज हो गई हैं। सो अब वो फिजिकल लेबोरियस वर्क जो होता है जहाँ पे औरतों को लगता है कि हम ये नहीं कर पाएंगे या कैसे होगा, वो सब तो चीजें अब खत्म हो के ना के बराबर है जी। सो इट इज वेरी इजी टू कम इन स्टेम। और एक स्टेम को ना एक फेमिनिन एनर्जी की बहुत जरूरत है। हमारे जो कोर्सेज रहे हैं वो किसने डिजाइन किए? आदमियों ने किए, तो सोच भी वैसी होगी। तो जब हम इन कोर्स डिजाइन्स में फीमेल पार्टिसिपेशन बढ़ाएंगे तब ये कोर्सेज न्यूट्रल बनेंगे, जेंडर न्यूट्रल बनेंगे। और जब ये जेंडर न्यूट्रल बनेंगे तो फिर चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, एग्जैक्टली दोनों ही आएंगे इसमें। जी। हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात अक्सर करते हैं और बहुत सारे लोग अक्सर इस मुद्दे पर आवाज़ उठाते आए हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि कुछ टाइम से ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं जहां पर फेक फेमिनिज्म को दिखाया गया है। विमेन्स जो हैं वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रही हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, with great power comes great responsibility. This is a very big statement and not just a dialogue from a movie. हम क्या करते हैं, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाते हैं और अपनी सिर्फ पावर को देखते हैं। तो इसमें किसी को भी अब्यूज नहीं करना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। आपकी अपनी पावर अपने प्रोटेक्शन के लिए होनी चाहिए, ना कि आक्रमण करने के लिए। जी। तो वो एक चीज है जो हमें अपनी कॉन्शियस से समझनी है कि ये मैं गलत कर रही हूँ, इसको नहीं करना है जी। बिकॉज ठीक है, सत्य की नाव जितनी भी हिलेगी डुलेगी लेकिन कभी डूबेगी नहीं। तो आप इतनी सक्षम हैं कि आप अपनी आवाज सही दिशा में सही चीज के लिए उठाएं और उसका आपको फल जरूर मिलेगा जी। कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब आप गलत करेंगे तो आप लॉन्ग रन में नहीं सरवाइव करेंगे, आपका अंत जल्दी, अति सो अंत। जी। यहाँ पर हम जेंडर इक्वालिटी की भी बात कर लेते हैं। जैसे अब बात हो ही गई है फेक फेमिनिज्म की। कई बार क्या होता है कि हम फीमेल हैं, जहाँ पर हमें राइट चाहिए होते हैं तो वहाँ पर हम सबसे आगे होते हैं, आई थिंक कि ये हमारा राइट है भाई। लेकिन जब बात आती है हमारी पावर की, जैसे अभी भी बात हुई है, अभी कुछ टाइम पहले की बात है, मुझसे किसी ने कहा था कि मैं ना मेट्रो में था और वहाँ पर मैं बैठा हुआ था, एक फ़ीमेल आती हैं और वो मुझे खड़ा कर देती हैं और हम सेम उम्र के थे। तो मुझे बड़ा ख़राब लगा, मैंने इक्वालिटी की बात की कि हम बराबर हैं, आपने मुझे क्यों खड़ा किया? तो उन्होंने बोला मैं तो फीमेल हूँ, मैं खड़ी कैसे रह सकती हूँ?
तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर तो वैसे तो जेंडर इक्वालिटी की बात करती हैं, लेकिन ये तो मैं भी बैठ सकता हूँ, ऐसा नहीं है ना कि आप ही बैठ सकती हैं इस चीज़ पर। तो इस बारे में क्या कहेंगी कि हम शायद भूल जाते हैं उन चीज़ों को, जब इक्वालिटी की बात आती है तो हम सबसे आगे खड़े रहते हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? तो ये तो सरासर गलत है। अगर उस सीट पे विमेन रिजर्वेशन का साइन नहीं था तो भैया उस भाई को उठना ही नहीं चाहिए था जी, उस पुरुष को वहां से उठना ही नहीं चाहिए था, फिर चाहे स्व इच्छा से देने की बात ही नहीं थी यहाँ पे, तो क्योंकि हम समान उम्र के थे तो वो प्रश्न ही नहीं आता है। हम अक्सर क्या करते हैं ना, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हम एक ही पहलू को देख के चलते जाते हैं, जो सही नहीं है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और दोनों पहलुओं को ध्यान से देख के समझना होता है। देखिए, स्त्री और पुरुष में ना फाइट नहीं है। हम अक्सर ये कहते हैं, वी ट्राई टू फाइट विद ईच अदर। देयर इज नो फाइट बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन। बोथ हैव टू कोएग्जिस्ट एंड बोथ हैव टू कोलैबोरेट। मतलब जब तक हम एक दूसरे के साथ काम नहीं करेंगे, एक दूसरे को समझ के, एक दूसरे के राइट्स को समझ के जब तक हम आगे नहीं जाएंगे, हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ठीक है, मैं समझती हूँ कि बहुत सारे वर्षों से मेल डोमिनेटेड सोसाइटी रही है, लेकिन इसमें जो बात इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हमें अपनी जगह बनानी है, हमें किसी से कुछ भी छीनना नहीं है। और एक और जो इस समय विमेन एम्पावरमेंट की वजह से एक इनसिक्योरिटी जो आई है मर्दों में या पुरुषों में, उस इनसिक्योरिटी को हमें खत्म करना है। वो हमारे दुश्मन नहीं है, सब हमारे दोस्त हैं, पूरा जग हमारा ही है। तो उसको एज अ वर्ल्ड, एज अ फैमिली, वासुदेव कुटुंबकम जब हम करके चलेंगे तो उसमें स्त्री और पुरुष की बात ही नहीं आती ना, पूरा परिवार ही, संसार ही हमारा परिवार है जी। तो उस समय जब आप इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो आप गलती नहीं करेंगे। आपको उसके राइट्स को भी प्रोटेक्ट करना है और आपको अपने राइट्स को भी प्रोटेक्ट करना है। और जो पुरुष समाज का जो हिस्सा है वो इस समय परेशान इसलिए है क्योंकि वो जानता है कि स्त्री कई हद तक काम में बेटर है, प्रोफेशनली बेटर है, डेडिकेटेड है। तो कहीं उन्हें ये भी डर लगता है कि क्या पता हमारी जॉब्स चली जाएं, बिकॉज उन पे वो प्रेशर इतने, उनका भी एक पर्सपेक्टिव समझिए कि इतने सालों का उन पे प्रेशर रहा है टू बी द अर्निंग मेंबर और द हेड ऑफ द फैमिली। एग्जैक्टली। सो जब उन्हें वो पोजीशन जाती हुई दिखाई देगी तो आदमी डरेगा तो सही। तो हमें उन्हें डराना नहीं है और ना उनसे पोजीशन छीननी है, हमें अपनी पोजीशन बनानी है। बिल्कुल। तो हेड ऑफ द फैमिली विल बी मैन एंड अ वुमन टुगेदर, नॉट अ मैन और अ वुमन। It has to be together, it has to be collaboration, not competition. और आई थिंक यही डेफिनेशन है जेंडर इक्वालिटी की। जी मैम, आपकी पूरी इस जर्नी में कोई कौन सा ऐसा मोमेंट था जहाँ एक फीमेल लीडर ने आपको बहुत इंस्पायर किया हो? हाँ, आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्पिरेशन इज अ मदर, बिकॉज बच्चे हमेशा अपनी माँ को देख के बड़े होते हैं। हाँ जी। और जो बच्चा देखता है वही बच्चा सीखता है। तो मैंने ये वैल्यू सिस्टम कई हद तक अपनी मम्मा से, ग्रैंड मॉम से सीखी है। एंड आई रियली एम वेरी इंस्पायर्ड बाय बोथ ऑफ देम एंड हाउ दे हैव एस्टैब्लिश्ड देमसेल्व्स। आई मीन लुक एट माय ग्रैंडमदर। पढ़ाई लिखाई नहीं होती थी वो ज़मानों में, मतलब ग्रैंड मॉम्स की अभी देखे तो शी इज़ नो मोर राइट नाउ, बट वो टाइम में पढ़ाई लिखाई नहीं होती थी, लेकिन जो सेंस ऑफ हैंडलिंग थिंग्स, एग्जीक्यूशन, फ्लॉलेस, इतना ब्यूटीफुल एग्जीक्यूशन जो MBA स्कूल्स में हमें नहीं सिखाने को मिलता है, जो हमारी ग्रैंड पेरेंट्स करते थे जी, जो हमारी मदर्स करती हैं। सो आई रियली फील इंस्पायर्ड बाय मदर, माय मॉम एंड माय ग्रैंड मॉम अ लॉट. I think those were my changing moments of my life, that my nani, despite not being educated, she understood what each and every child was going through. She could understand, उन्हें समझ में आता था कि बच्चों की ज़रूरत क्या है, और हमारी प्रॉब्लम्स बड़े ऐसे चुटकी में सॉल्व कर देती थी। मतलब हमें लगता था कि कितना बड़ा पहाड़ है और नानी से कौन सॉल्व जी। So that is something which was inspirational for me and I kept that in my mind. And जब भी मुझे कुछ problems आती हैं तो I think कि how can I solve it rather than
crying की problem है. How will I solve the problem is the attitude which I got from both of them. Amazing. मैम, हर किसी की एक मंजिल होती है जब वो सफ़र में चलता है, तो ये बैटरी वाली ऑफ इंडिया कहाँ तक पहुँचना चाहती है? क्या मंजिल है आपकी? आसमान से ऊपर. ओके. आसमान से ऊपर जी, वहाँ जाना है, वो मंजिल है जी. अगर इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी आप कहो तो आई वॉन्ट टेक्नोलॉजी टू बी द टॉर्च बेरर फॉर पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस. यही है आसमान से ऊपर का जो पूरा इमेजिन किया हुआ है आपने, वो घर. यस, इट हैज टू बी, बिकॉज विदाउट टेक्नोलॉजी अभी आप कहीं नहीं हो सकते हो. आई मीन इट्स द कोर राइट नाउ ऑफ एवरी फंक्शन. सो आई रियली वांट, एंड द वे देयर इज अ जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस वर्ल्ड वाइड, जितना अभी सब पे वॉर का टेंशन चल रहा है, सप्लाई चेन अफेक्टेड है. So I am focusing on technology being the torch bearer of peace, prosperity and happiness. I want technology to bring happiness to everybody. I know it's a double-edged sword, मतलब दो धारी तलवार है, क्योंकि उसका गलत उपयोग करोगे तो फिर बॉम्ब ब्लास्ट होंगे, लेकिन अगर सही उपयोग करोगे तो फिर बहुत सारे लोग बच भी जाएंगे. सो इट्स अ टॉर्च बेरर ऑफ पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस. वुमेन्स डे सिर्फ एक दिन का सेलिब्रेशन नहीं, बल्कि एक मोमेंट होना चाहिए. आपके हिसाब से इसको रियल चेंज में कैसे बदला जा सकता है? भाई, ये तो सारी औरतें मिलके ही कर सकती हैं. और उसमें जितने भी हमारे मेल काउंटर पार्ट्स हैं उनको साथ में लेके चलना पड़ेगा. उन्हें हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि WOMEN में MEN तो ऑलरेडी है ना. वो तो हमें हमारा ही हिस्सा है ही, तो हम उन्हें छोड़ नहीं सकते जी. और अगर इसको मूवमेंट को आपको सक्सेसफुल करना है तो यू हैव टू रेज योर मेल चाइल्ड और द बॉय इज वेल. अब कई मुझसे पूछते हैं कि भाई हम हस्बैंड्स का क्या करें, हम इन लॉज का क्या करें. तो भाई, हस्बैंड्स और इन लॉज भी कोई अलग नहीं है. हर एक बड़े व्यक्ति के अंदर भी एक छोटा बच्चा होता है. तो उस छोटे बच्चे को आप ट्रेन करना शुरू करेंगे ना, तो अपने आप बड़ा बच्चा ट्रेन हो जाएगा जी. तो इट इज नॉट डिफिकल्ट, बट आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैलेंज टुडे इज हम अपने बॉयज को क्या सिखा रहे हैं. हाँ जी. जब हम अपने बॉयज की परवरिश उस एटीट्यूड से करेंगे कि भाई आपकी जो भी फीमेल काउंटर पार्ट है, चाहे सिस्टर है, वाइफ है, मदर है, टीचर है या फ्रेंड है, जो भी आपका रिलेशन उस समय आ रहा है, वो आपका ही समान रूप है. तो जब हम इस एटीट्यूड से जाएंगे, लुकिंग एवरीबडी विद द सेम लेंस, with an equal lens, with a soul consciousness, this will become a big movement of equality. क्या बात है मैम, आपकी बातें वाकई में बहुत पॉजिटिव हैं. तो रेडियो महारानी का रेडियो वाला पॉडकास्ट कैसा लगा आपको, ये भी ज़रूर जानेंगे हम जाते जाते. वेल, रेडियो महारानी का पॉडकास्ट तो सुपर्ब था, एंड गीत, यू वर ऑसम. थैंक यू सो मच फॉर होस्टिंग मी हियर, एंड आई रियली होप दैट दिस मूवमेंट बिकम्स अ सक्सेस. एंड वन थिंग दैट आई वांट टू से टू एवरीबडी, मैं सारे श्रोताओं को ये कहूँगी कि अपने आप में भरोसा कीजिए. भले आपकी परछाई आपका साथ छोड़ दे, इस सृष्टि पे आपसे कोई भरोसा नहीं करे, ऐसा भी वक्त जब आपके पास आए तो आप अपने आप पे भरोसा जरूर रखिएगा. वही आपकी जीत की पहली सीढ़ी होगी. क्या बात है. थैंक यू सो वेरी मच मैम, आप यहाँ पर आए और इतनी सारी बातें हमारे व्यूअर्स तक पहुँचाई. वंस अगेन थैंक यू. थैंक यू. और लिसनर्स और व्यूअर्स, आप देखते और सुनते रहें रेडियो महारानी कुछ हटके.